नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 2 दिसंबर के शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो, धारा की चाल मान लेते हैं बी और नाव की चाल मान लेते हैं ए। समझ में आ गई? जो दी गई है ना, उसको अभी बना रहने दो। तो देखो, अगर वो 33 किलोमीटर दिशा में जाता तो चालें क्या होती? जुड़ जाती। फिर वो 21 किलोमीटर विपरीत दिशा में जा रहा, चालें क्या होगी? घट जाएंगी। तो ये समय जो लग रहा है वो बराबर हो गया। समय कैसे आगे? जैसे एस बराबर क्या होता है? डी अपॉन टी होता है। जब समय निकालना होता है तो डी अपॉन क्या होता है? एस होता है। तो ये ऊपर डी लिखा है, नीचे एस लिखा है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ से लिख सकते हैं 33 बटे, या तो काट लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी कि 11 बटे 7 बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो तो 11 7 18 और 11 से 7 गया 4 बचा, बराबर हो गया ए अपॉन बी। तो 2 ने में 18 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी ए की वैल्यू 9 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई। तो ए हमने क्या मानी थी? हमने 9 की 4, 9 की 4 9 दी गई है, तो देखो 9 यहाँ पर आ गई, यानी 9 बराबर अगर 9 है तो 2 बराबर 2 का आंसर क्या आ गया? 2। तो देखो यहाँ पर रूल क्या लगता है? जैसे ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। देखो होता क्या है, जैसे ए अपॉन बी दिया हुआ है और यहाँ पर दिया होता है सी अपॉन डी, तो एक बार तो जोड़ देते हैं, नीचे एक बार घटा देते, फिर एक बार जोड़ देते, एक बार घटा देते, तो इस तरीके से ये हो जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर मान लो ये दिया तो ये आ गया, इसमें अगर अगर फिर से लगाते तो ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी आ जाता। ठीक है, अगला सवाल। एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। यदि सुनीता को 145 अंक मिले और वह 23 अंकों से अनुत्तीर्ण रही तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? देखो 35% लाने थे, लेकिन 145 लाया, फेल हो गया। अगर उसे 23 और मिल जाते तो पास हो जाता, बिल्कुल पास हो जाता। तो 5 3 8 हो गया, 4 2 6 हो गया और 168 हो गया 35 की वैल्यू। हमें निकालनी टोटल, यानी कि 100 की वैल्यू, यानी कि 168 बटे 35 गुणे कर दो 100। तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 दूनी 48, 480 आंसर आ गया। अगला सवाल। 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है। यदि अगली 4 क्रमिक सम संख्याएं शामिल की जाए तो संख्याओं का औसत कितना होगा? 69 होगा। हमेशा याद रखो, यहाँ पर क्रमिक सम की बात कर रहा है। अगर क्रमिक संख्याओं का एवरेज दिया गया और अगली जोड़ने का बोले तो जो भी कहे वो कर दो। ये किस पर लागू होगा? सम और विषम पर लागू होगा। ये ध्यान रखना, हमेशा सम और विषम पर हमेशा यही लागू होगा। ठीक है, नोट डाउन करके लिख लेना। कभी भी बोल दे कि अगर 7 संख्याओं का सम, 7 संख्याओं सम संख्याओं का सम है, अगर मान लो 32 कह दे, अगली अगर 4 जोड़ दी जाए तो एवरेज क्या होगा? 36 होगा। समझ में आ गई बात? इस तरीके से होता है। अगला सवाल। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल हुज डायगोनल इज द 60 सेंटीमीटर। देखो डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 होता है एरिया। ये याद कर लो, ये तो चीज़ें याद रखो। 16 सोलियम 256 बटे हो गया 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाए। क्यों? क्या होता है? डायगोनल का फार्मूला होता है √2a। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना होता तो ए स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि अगर इसका स्क्वायर बटे 2 कर दे तो हमें एरिया मिल जाएगा। क्योंकि देखो 2 ए स्क्वायर बटे 2, ये कैंसिल आउट, ए स्क्वायर आ गया। तो क्या करते हैं? डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 कर देते। ये नोट कर लेना। अगला सवाल। एक स्पोर्ट्स स्टोर अपनी वस्तुओं पर 19% की छूट देता है और ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करने वाले ग्राहकों को घटे हुए मूल्य पर 2% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक 18,000 के मूल्य पर खेल का सामान खरीदता है और ऑनलाइन वॉलेट के जरिए भुगतान करता है तो ग्राहक को कितनी धनराशि भुगतान करना पड़ेगी? सिंपल सवाल था ये तो। 18,000 की वस्तु 19% की छूट दे दी तो 81 में बेचेगा, 2% की अतिरिक्त छूट यानी कि 98 में। तो 0 से 0 1 0 1 0 चला गया, यानी पॉइंट 1 के बाद आना। तो ये आंसर तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट जरूर लगेगा। तो बचा क्या है? 18 गुणे 81 गुणे 98 बटे बचा 10। यूनिट डिजिट पे काम कर लें, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ पर 6 है। तो 8 एकम 8 हो गया, 8 8 64 आ गया। लास्ट में 4 चाहिए, आंसर आ गया 14 28 8.4। अगला सवाल करते हैं। रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया। सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 का निवेश किया। रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों के बीच अंतर क्या होगा? देखो सुरेश
रमेश और अरुण। तो 40% कम निवेश किया किसके, अरुण की तुलना में। अरुण ने अगर 100 किया तो इसने सुरेश ने 60 किया। इसने 30% अधिक किया है, यानी कि रमेश ने 30% अधिक किया, तो इन्होंने किया है 78। अब देखो 100 की वैल्यू दी गई थी 8000, 100 की वैल्यू क्या दी गई थी 8000, हमें निकालना था इनका अंतर। 8 हो गया, 7 से 6 गया, 18 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 0 चला गया, 18 8 है 144, 1440 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। 12 व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिनों में खोद सकते हैं, उसी चौड़ाई और गहराई वाला 30 मीटर का गड्ढा 6 दिनों में खोदने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। देखो सरल है ये तो। काम कौन सा, 20 मीटर गड्ढा, काम नीचे रहता है हमेशा, सभी को पता होगा। 30 मीटर गहरा गड्ढा करना है और 6 दिनों में एक्स ले, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 8 तियाँ 24 आंसर आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया 24। अगला सवाल। चलिए ये सिंप्लीफिकेशन सवाल है, अच्छा सवाल है एक, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट पकड़ते हैं, तो यहाँ से करेंगे -3 और 5 में डिवाइड कर देंगे, यानी कि -4 प्लस का 15 गुणे कर देंगे, क्या माइनस का आ जाएगा 3, 15/5/3। समझ में आ गई बात। डिवाइड करना पड़ेगा माइनस के 20 से, तो यहाँ से देखो 3 पंजे 15 करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। फिर यहाँ से देखो 5 चौकू 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -4 प्लस का 5/4, तो 4 चौकू 16 हो गया, -16 प्लस का 5/4, यानी कि -11/4 आ गया। पूरा ब्रैकेट ये सॉल्व हो गया, ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या क्या आ जाएगा। तो देखो 18 दूनी 36, माइनस का 36 प्लस का क्या था 21 था, यानी कि यहाँ माइनस का 15 आ गया, यानी कि -15 -11/4, माइनस माइनस देखो ये माइनस का साइन लगा था, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो 15 चौकू 60, माइनस का 60 प्लस का 11/4 हो गया, ये हो गया कितना 10 से क्या 9 और 5 से क्या 4, 49/4, वो भी किसका माइनस का। नीचे देखो 14 दूनी 28, माइनस का प्लस का 7 हो गया, आ गया -21। तो भाग कर देंगे माइनस के 21 से, ये कैंसिल आउट हो गया, 7 7 49, 7 21, 7/12 आंसर। अगला सवाल। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ इतना और इतना है, यदि वे संख्याएं इतनी और इतनी है तो एक्स का अंकों का योग क्या होगा। सिंपल है, पहले तो संख्या निकालो, 3 5 6 4 गुणे 81 बराबर हो गया 3 2 4 इंटू एक्स। फार्मूला सभी को पता होगा, तो देखो 9 ने 81 हो गया, और 9 तियाँ 27 हो गया, और 9 छक्का 54 हो गया, 9 चौक 36 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 4 अट्ठे 32, 3 बचा 4 नेम 36, 4 एकम 4, ये आ गई दूसरी संख्या। 9 8 17 17 1 18 आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। एक कैंप में भाग ले रहे लड़कों की औसत 16 है, लड़कियों की 13 है। यदि कैंप में भाग ले रहे लड़कों लड़कियों का औसत अनुपात इतना है, तो सभी प्रतिभागियों का औसत आयु कितनी। देखो 2 का कितना था 16 था, 3 का कितना था 13 था। समझ में आ गई बात। इनका एवरेज ले लेते हैं, बीच का 15 ले लिया, 15 से ये कितना कम है 1 कम है, 1 ज़्यादा है, तो 2 में कितना ज़्यादा हो जाएगा 2 ज़्यादा हो जाएगा। ये कितना कम है 2 कम है, 3 लोगों में 6 कम हो जाएगा, यानी कि टोटल कम कितना करना 4, कितने लोगों में 5 लोगों में, 5 अट्ठे 40, यानी कि एवरेज से 0.8 कम रहा होगा। तो 15 से पहले 1 घटा दो, 14, 10 से 8 गया 2, यानी 14.2 आंसर आ जाएगा। सिंपल था ना। अगला सवाल करते हैं फिर। एक व्यक्ति ने 50,000 की धनराशि 4% के वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने तुरंत यह राशि एक अन्य व्यक्ति को 6/1/4 की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दिए। इस लेन देन में उसे प्रतिवर्ष होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। देखो अगर मान लो 100 राशि होती दोनों के लिए, तो ये 4% रेट से 3 वर्षों में कितना ब्याज मिलता है, यहाँ से 12, यहाँ 6 चौक 24 1 25/4 रेट से 3 वर्षों में कितना मिलता 35 75/4, इतना ब्याज मिलता। तो कह रहा है कि इस लेन देन में होने वाला लाभ कितना। तो देखो यहाँ से लाभ देख लो कितना हो रहा है, 12 चौक 48, यानी 75 माइनस 48, डिफरेंस कर रहे हैं दोनों का। तो 15 से 8 गया 7 बचा, 6 से 4 गया 2, यानी 27/4 में प्रॉफिट होगा। क्या होगा 27/4। तो 100 की वैल्यू कितनी दी थी 50,000, 1 2 3, 100 की वैल्यू ये दी थी, हमें निकालनी थी 27/4 की वैल्यू। ये 0 से 0 चला गया, यहाँ से करेंगे तो 4 एकम 4, या तो गुणा कर लो पहले, क्योंकि फिर कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 3 13 हो गया, 2 0 आ गया, बटे 4 करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो गया,
और एक बचा, 4 3 12, 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20, यानी 33 75 आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि लाभ जो है ना प्रतिवर्ष निकालना है, प्रतिवर्ष, यानी कि ये 3 वर्ष का लाभ आ गया, यानी कि बट्टे कर देंगे 3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1125 आंसर। अगला सवाल करें। बिल्कुल। एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने उतनी ही धनराशि को उसी अवधि के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया। साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज से इतना अधिक है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो, हमने अगर 100 राशि रखी होती तो यहाँ से देखो ब्याज कितना मिलता, 5 दूनी 10 मिलता। समझ में आ गई बात। अगर यहाँ 4% रेट है, वो भी टाइम कितना है, 2 है, तो यहाँ पर भी इफेक्टिव रेट क्या हो जाती, 4 + 4 + 4 गुणे 4 बटे, तो 2 साल के लिए 4 4 8 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, यानी 8.16 हो जाती। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 से सीधा सीधा घटा दो 9, तो बचा कितना 1, और 100 से अगर 16 जाएगा तो बचेगा कितना 84, यानी कि 1.84 इसी की तो वैल्यू दी थी 184.00। हमें राशि निकाली तो हमने 100 माना था, तो 184/184 100 × 100, तो आंसर क्या आ गया 10,000। अगला सवाल। एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेती है और धारा की विपरीत दिशा में उसी चाल से चलते हुए समान दूरी तय करने में 36 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखो, 12 किलोमीटर जाने में किसकी, धारा की दिशा में, तो a + b, यानी कि नाव की चाल अगर a मान लें तो धारा की चाल b हो गई। ठीक है, 30 मिनट का समय लगता है। कितने का, 30/60 कर दें, घंटे में आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा निकालना। फिर कह रहा है कि समान दूरी विपरीत दिशा में जाने पर कितना समय लगता है, 36/7 घंटे हो गया। यानी कि अगर 30 दूनी 60 करें तो a + b बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। यहाँ से करेंगे 12 × 36 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि a - b कितना आ गया, 20 आ गया। हमें किसकी बतानी, नाव की चाल। नाव की चाल पूछी तो दोनों को जोड़ दो, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 44 क्या था, 22 हो गया, तो आंसर आ गया 22। अगर वो पूछता कि धारा की चाल पूछता, दोनों को तुरंत घटा देते, यानी कि 4/2, आंसर आ जाता 2। अगला सवाल। एक व्यापारी के पास 80 केजी चावल है, जिसकी कुछ मात्रा 15% के लाभ पर और शेष 5% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसे 12% का लाभ होता है। उसने चावल की कितनी मात्रा 15% के लाभ पर बेची। बहुत सिंपल सवाल है। 15% क्या, प्रॉफिट, 5% लॉस, और टोटल ऑल ओवर 12% का लाभ। देखो, लॉस और प्रॉफिट वाले हमेशा जुड़ जाते हैं। ये 17 हो गया, इनमें कितना डिफरेंस, 3 हो गया। समझ में आ गया। 17 3 20, 20 की वैल्यू कितनी है, टोटल 80 हो गई। तो पूछा है 15% वाले के, यानी कि 17 की वैल्यू पूछी, तो 20 चौकू 80 हो गया, 17 चौकू 68 हो गया। देखो, अगर ये डाउट है कि यहाँ पर मात्रा की वैल्यू कैसे आ जाती, तो हमेशा देखो लाभ लेते हैं ना, तो लाभ उसकी मतलब 80 केजी था, मान लो अगर ये बेच दिया 160 में 2 रुपए के हिसाब से, और इसका एग्जैक्ट प्राइस था 1 रुपए, तो बटे में क्या रहा होगा, इसका कॉस्ट प्राइस। तो जो भी होती है ना मात्रा, ओरिजिनल मात्रा और कॉस्ट प्राइस, वो हमेशा नीचे आ जाती है। समझ में आ गई। तो इसी हिसाब से इसका रेशियो चलता है। अगला सवाल। कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है। कीर्ति अगर 2 है तो राधा 1 है। ठीक है, राधा एक काम को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि राधा और कीर्ति दोनों एक साथ मिलकर काम करती तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो, 30 गुणे राधा की इफिशियंसी है, ये आ गया टोटल वर्क। दोनों मिलकर करेंगे तो 3, यानी कि भाग कर दें तो आंसर क्या आ गया, 10। अगला सवाल करते हैं। रेनू का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रम से 25%, 30% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखो, एक तरफ लिखो व्यय, एक तरफ लिखो क्या, बचत। इन दोनों को मिलाकर बनती है क्या, आय। समझ में आ गई बात। लेकिन आय में 25% की वृद्धि हो गई और 30% की व्यय में हो गई। इनका हमें रेशियो पता लग जाए तो काम हो जाएगा। देखो रेशियो, देखो व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। 120% मतलब 220 है, यानी कि इनका रेशियो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 11:5। इनका डिफरेंस देखो कितना हो गया, 5। तो 5 की वैल्यू 5 है, 11 की वैल्यू 11 होगी। एलिगेशन में ये भी हमें पता है कि अगर 25 से एक नंबर ये बड़ा है तो दूसरा नंबर छोटा होगा, यानी कि 25 -
25 माइनस 11, 5 से 1 गया 4 हो गया, 2 से 1 गया 1, यानी कि 14% की बचत में वृद्धि होगी। सिंपल सवाल था ना। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। 40 और 20% की दो क्रमागत छूटे एकल छूट की समता। देखो ये भी नहीं पता तो 40 20 60, 60 से 8 गया, 52 आंसर आ गया। फार्मूला सभी को पता होगा, अगर ये फार्मूला नहीं पता तो फिर आप लोग तैयारी बहुत तगड़े से कीजिए। अगला सवाल, चार पंछी ए बी सी डी एक जंगल के चारों ओर उड़ते हैं। वे क्रमशः 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट में जंगल का एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना शुरू करते हैं तो कितने घंटे बाद वे आरंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे? कुछ नहीं, एलसीएम लेना था, घंटे की बात करा तो बाद में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से देखो 3 नेम, 3 यहाँ लिखो, 3 नेम 27 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। फिर देखो काट लो 5 से, तो देखो 5 यहाँ पर लिख दो, 5 दूनी 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, 5 चौको 20 हो गया। ठीक है, 5 आ चुका है। अब फिर से 3 से कर लें तो 3 तिरका 9 हो गया, ये 3 चला गया, फिर 3 आ जाएगा, फिर ये 2 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो 5 तियाँ 15 हो गया, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 गुणे 15 करेंगे, लेकिन ये मिनट में आया, हमें घंटे में चेंज करना है। तो 15 चौकू 60 हो गया, 4 ने 36 हो गया, यानी कि 9 घंटे लगेंगे उनको दोबारा मिलने में। अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु को 350 में खरीदेगी और 500 में बेचेगी, प्रतिशत लाभ क्या होगा? लो, इससे सरल आसान सवाल क्या हो सकता है? 150 का प्रॉफिट ले रहे हैं, किस पे? 350 पर, गुणे कर दो 100 का, 0 से 0, 5 तिये 15, 5 सत्ते 35 हो गया, 300/7, तो 7 चौक 28 हो गया, 2 बच गया, 7 दूनी 14 हो गया, 42 आंसर आ जाएगा, लेकिन 2 थे तो पूरा करना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 6 बच गया था, 7 अट्ठे 56, आंसर आ गया दूसरा। अगला सवाल करते हैं। 1,59,250 की धनराशि ए बी सी डी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी का हिस्सा इतना, बी और सी का हिस्सा इतना, सी और डी का हिस्सा इतना अनुपात में होता है, तो ए का हिस्सा कितना होगा? देखो ए और बी 1:3 है, बी और सी, कौन? बी और सी कितने? 2:5 में, सी और डी 2:3 में। समझ में आ गई? पहले तो सी बराबर कर लें, यानी कि यहाँ पर टोटल 10 हो गया, यानी कि इधर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हुआ, इधर 5 का हुआ, तो डी कितना हो जाएगा? 15। अब यहाँ से देखो बी, ये वाले दोनों बराबर करेंगे, यानी कि इसमें पूरे में 4 का गुणा, इनमें पूरे में 3 का गुणा, तो यहाँ से 4 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 12 तो बी हो ही गया, तो 30 हो जाएगा, 15 तियाँ 45। ये तो आगे चारों बिल्कुल आगे, 12 4 16 हो गया, 16 और 5 21 हो गया, 21 और प्लस 70 कर दो, यानी 1,729, 91 की वैल्यू दी गई थी, 159,250, 91। ए की वैल्यू निकालनी थी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। 13 से काट दो, 13 7 91 हो गया, 13 एकम 13, 2 बचा, 13 दूनी 26, फिर 3 बचा, और 13 दूनी 26, 6 बचा, 13 पंजे 65 हो गया। 7 से कट जाएगा, बिल्कुल कटना चाहिए, 7 एकम 7, 5 बचा, और 7 2 7 49, 3 बचा, 7 पंजे 35 हो गया, यानी कि 0 आ गया, 4 पंजे 20 आ गया, और 17 चौको 68, 68 और 2 70 हो गया, यानी कि 7,000 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि परसेंटेज क्या है? देखो विक्रय मूल्य अगर 5 है तो 1/5 लॉस होगा उसका, तो 1 लॉस हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 6 रहा होगा, तभी तो लॉस होगा। तो देखो कितना लॉस हुआ, 1 का किस पर? 6 पर, गुणे कर दो 100। ये तो सभी को याद होना चाहिए, 16.6। अगर नहीं याद है तो याद कर लो, क्योंकि दिक्कत वाली बात है। नहीं आता तो देखो काटोगे और क्या करो, 2 3 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, बचा कितना? 2, 3 6 18, फिर 3 6 18, ऐसे करो। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन इतना है और 8 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन इतना है। यदि ब्याज की दर पहले से दोगुनी हो जाए तो साधारण ब्याज की दर से उतनी ही राशि पर 7 वर्ष के बाद प्राप्त मिश्रधन कितना होगा? तो देखो यहाँ से 8 साल में कितना हो रहा है? 9960, और 3 साल में कितना हो रहा है? 7485। यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 5 साल में कितना ब्याज आ जाएगा? 10 से 5 गया, 5 हो गया, यहाँ बचा 5, 8 7 15 हो गया, 7 हो गया, यहाँ बचा 8, 8 से 4 गया, 4 हो गया, 9 से 7 गया, 2। तो 1 साल में कितना आ जाएगा? 5 चौकू 20 करेंगे, 4 बचा, 5 ने 45, 2 बचा, 55 25, ये आ गया 1 साल का ब्याज। देखो ब्याज क्यों आता है? यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस एसआई बन रहा होगा, यहाँ पर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई 2। समझ गए? इन दोनों को घटाते तो डिफरेंस आता है SI1 और SI2 का, तो वो जो भी समय का डिफरेंस आता है वही ब्याज आ जाता है यहाँ पर।
तो अगर यहाँ से हम 3 साल का निकालें तो 3 पंजे 15 हो गया, और 3 पंजे 15, 3 नेम 27, 1 28 हो गया, 3 चौकू 12, 12 हो तो 14 हो गया, 1485 आ गया। यानी कि 7485 से 1485 हम घटा दें तो 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 7 से 1 गया, 6 हो गया। यानी कि ये तो आ गया प्रिंसिपल। हमें देखो ब्याज 1 साल का पता था, बराबर 6000 पर मिला, गुणे रेट हमें निकालनी है, टाइम हमें 1 साल का, क्योंकि 1 साल का हमने ब्याज लगाया है। 0 से 0 चला गया, तो यहाँ से काट दो, 15 3 45, 4 बचा, 15 3 45, 15 चौकू 60 हो गया। यानी कि आर बराबर आ गया 33/4%। अब कह रहे ब्याज की दर पहले से दोगुनी हो जाए, यानी कि दोगुनी कर देंगे तो ये हो जाएगा 33/2%। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो साधारण ब्याज की दर से उतनी ही राशि पर 7 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। तो देखो कितनी राशि वही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 33/2 हो गई रेट, गुणे 7 वर्ष में इतना ब्याज हमें मिल जाएगा। ये बात थी क्लियर। तो ये 0 से 0 चला गया, यहाँ से करेंगे 2 3 6 हो गया, और 7 21 210 गुणे 33 कर देंगे 21। तो यहाँ से 0 21 3 63, 3 यहाँ से लगा 6, 21 3 63 और 6 69 हो गया। यानी कि जोड़ देंगे किसमें, 6000 में। आंसर तो यहाँ यूनिट डिजिट से दिख ही रहा होगा सबको, नहीं दिख रहा होगा तो आंखें खोल लो। 9 हो गया, 6 6 12, 12 930 आंसर। अगला सवाल, एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, यदि शंकु की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है तो शंकु का आयतन कितना होगा। यानी कि यहाँ दिया गया तो H बराबर R, सिंपल सी बात थी ये। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है, यानी कि 25√2 पाई हो गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब हमें एल की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर शंकु बनाते हैं तो यहाँ पर ये पाइथागोरस लगा दें। ये तो देखो एल हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया। हमें पता है देखो R² प्लस का R² बराबर हो गया L²। तो L बराबर क्या हो गया, √2R हो गया। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, R इंटू √2 बराबर हो गया 25√2। ये कैंसिल आउट हो गया, R बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, R² मतलब 5 गुणे 5, और इंटू H होता है, H R के बराबर है। ये सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो 25 25 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 गुणे 5/21 कर दो। यहाँ से 0 हो गया, 55 25 हो गया, और 55 25 और 2 27/21 हो गया। यहाँ से करेंगे 21 एकम 21 हो गया, 6 बचा, 21 3 63 हो गया। यानी कि 13 उसके बाद भी करना पड़ेगा, लेकिन भाग नहीं जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 130.95। तो कैलकुलेशन कम से कम किया करो जितना बच सके। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन सवाल है। सबसे पहले ब्रैकेट पे धावा बोलते हैं, तो 5 4 9, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 का 9 हो गया। फिर यहाँ से 6 से गुणा, 6 3 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, 21 से अगर 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 14। यानी कि इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई कितनी, 14। यहाँ से करेंगे 8 दूनी 16 हो गया, 100 से 102 से 2 गया तो 100 हो गया, 100 से 2 गया 98 हो गया। यानी 98 डिवाइड बाई 14, 14 सत्ते कितना होता है 98। तो देखो इनमें मैं कुछ सिखा नहीं सकता, ये तो सिर्फ मेरी प्रैक्टिस हो रही है, हम ये सवाल कर रहे हैं, बाकी आप लोगों को ही इस पे मेहनत करना है। अगला सवाल, 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है, उसी काम को 15 पुरुष 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाओं ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद 5 महिलाओं के साथ स्थान पर 5 पुरुषों को काम पर लगा दिया गया। काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यानी कि टोटल काम पूछा गया। पहले तो एफिशिएंसी निकाल लें, 15 दिन में कर रही थी और 15 पुरुष 5 दिनों में कर रहे थे, यानी 15 से 15 5 दूनी 10 हो गया। यानी महिला बटे पुरुष 1/2। ये आगे इनकी क्या एफिशिएंसी। टोटल वर्क निकालने, 10 महिलाएं थी, महिलाओं की एफिशिएंसी 1 हो गया, गुणे 15 कर दें, ये आ गया क्या टोटल वर्क आ गया। ठीक है, यानी कि टोटल वर्क क्या रहा 150। अब कह रहा 10 महिलाओं ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद, यानी कि 10 महिलाएं अगर करेंगी एफिशिएंसी 1 से 3 दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे 30, यानी कि 150 में से 30 काम हो गया तो काम बचा कितना 120। अब किसको करना, 5 महिलाएं चेंज हो गई, उसके स्थान पर कौन आ गए 5 पुरुष, यानी कि अब इसको काम करना है 5 महिलाएं प्लस 5 पुरुष को। तो 5 महिलाएं एफिशिएंसी 1 है, यानी 5 गुणे 1 प्लस 5 गुणे 2, यानी 5 एकम 5 प्लस 5 दूनी 10, यानी कि 15, यानी कि 120/15 करेंगे तो 15 8
120। लेकिन लेकिन उसने पूछा टोटल काम कितने दिनों में होगा, तो 8 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, यानी टोटल दिन कितने लगे, 11 दिन। अगला सवाल देखो, अगर जल्दी जल्दी में कर दे तो 8 आंसर भी था, 8 भी लगा के निकल सकते थे, लेकिन नहीं, आराम से पढ़ो सवाल, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए 2 दिसंबर की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मन से पढ़ना है। ऐसा नहीं टाइम पास कर रहे हैं बस चलते चले आ रहे हैं। आप लोगों को ये सोचना है कि हमारा अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अगर आपको टाइम हो गया है तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इस पर थोड़ा एनालिसिस करो। उसके बाद अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सालों से उस पर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो किसी वजह से नहीं हो रहा ना, तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।